नवंबर का महीना, हल्की ठंड और ऊपर से झमाझम बारिश। नवंबर के महीने में उसने अपनी याद में कभी ऐसी बारिश नहीं देखी थी। खिड़की से बाहर दूर अक्षरधाम मंदिर रोशनी में नहाया हुआ शांत खड़ा था। रात के 11 बजे थे और यह शायद आखिरी मेट्रो अक्षरधाम स्टेशन से अभी अभी गुजरी थी। अंकल, अंकल, प्लीज आज आप यहीं रुक जाओ मेरे पास। रूही की आवाज सुनकर उसका ध्यान भंग हुआ। बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी थी। पड़ोस के बच्चे सब खा पी कर मस्ती कर अपने अपने घर चले गए थे। अब कमरे में केवल वे 3 ही लोग थे, समीरा, 6 साल की बेटी रूही और प्रशांत। मम्मा, आप अंकल को रुकने के लिए बोलो। रूही ने प्रशांत का लाया गिफ्ट पैकेट खोलते हुए कहा। बारबी डॉल देखकर वह फिर खुशी से चिल्लाई, अंकल, यू आर सो लवली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कहते हुए रूही प्रशांत के गले से लिपट गई। अब तो मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, रूही ने फिर से कहा और उछलकर सोफे पर बैठे प्रशांत की गोदी में बैठ गई। रूही ही क्यों, आज तो समीरा का भी मन था कि प्रशांत यहीं रुक जाए, उसके पास, उसके करीब, बेहद करीब। समीरा की सोचने भर से धड़कनें बढ़ने लगी। प्रशांत ने नजरें उठाकर समीरा की ओर देखा। रूही बेटा, अंकल तो रुकने को तैयार हैं, लेकिन मम्मा से तो परमिशन लेनी ही पड़ेगी ना। उसकी नजरों में एक शरारत थी। प्रशांत की नजरों से समीरा की नजरें टकराईं। वो समझ गई थी, एक बारिश बाहर हो रही थी और एक तूफान दोनों के भीतर घुमड़ रहा था, सारे बांधों को तोड़ने को बेताब। उसे एक डर सा लगा और उसने न जाने क्या सोचकर रूही को मना कर दिया। प्रशांत रिश्ते में उसका देवर था और जब वह ब्याह कर गांव आई थी तो तभी समझ गई थी कि वह सुधांशु का कितना मुंह लगा है। सुधांशु ने तो सबके सामने कह दिया था, प्रशांत मेरा ममेरा भाई ही नहीं, मेरा जिगरी दोस्त भी है। समीरा, तुम्हें मेरे साथ इसके नखरे भी उठाने होंगे। और जब कैंसर से शादी के 4 साल बाद सुधांशु समीरा को बेसहारा छोड़ गया तो प्रशांत ने ही उसे संभाला था। पति की मौत के बाद सारे रिश्ते ऐसे धुंधले पड़ गए थे मानो किसी ने कागज पर लिखे हरफों पर पानी गिरा दिया हो। डेथ सर्टिफिकेट लेने से लेकर सुधांशु के बैंक अकाउंट, LIC पॉलिसी क्लेम के लिए भागदौड़ करने से लेकर 2 कमरे का यह छोटा सा फ्लैट समीरा के नाम करवाने जैसे सारे जरूरी काम प्रशांत ने ही किए। यह संयोग ही था कि सुधांशु की मौत से कोई साल भर पहले ही प्रशांत का तबादला लखनऊ से दिल्ली हो गया था। 2 साल गुजर चुके थे सुधांशु को गए। 6 महीने बाद ही उसने स्कूल फिर से ज्वाइन कर लिया। सरकारी स्कूल में टीचर थी तो उसके सामने यह सवाल नहीं था कि अब रोजी रोटी कैसे चलेगी। पहले तो समीरा के दिमाग में कोई बात आई ही नहीं। प्रशांत जो भाग भाग कर उसकी मदद कर रहा था, उसमें उसे अपने लिए कुछ नहीं लगा था। वह यही सोचती रही कि सुधांशु का जिगरी दोस्त और भाई होने के नाते शायद वह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मगर एक दिन शाम होने वाली थी। सूरज का बड़ा सा गोला अक्षरधाम मंदिर के पीछे छिपने ही वाला था। सोचा चाय बना ले, उसके बाद शाम के खाने का कुछ इंतजाम करेगी। रूही खिड़की के पास ही कुर्सी पर बैठी अपना होमवर्क कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इस वक्त कौन होगा, ये सोचते हुए वह उठी और दरवाजा खोला तो देखा सामने प्रशांत खड़ा था, हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए। हैप्पी बर्थडे माय डियर समीरा भाभी, उसने चहकते हुए कहा। समीरा बड़ी हैरान हुई। उसे तो खुद याद नहीं था कि आज उसका जन्मदिन है। प्रशांत लाल गुलाबों का बड़ा सा बुके लेकर आया था। उसके बाद तो जैसे प्रशांत उसके लिए फूल लाने का बहाना ही ढूंढने लगा था। कभी भी शाम को आकर दरवाजे की घंटी बजा देता और कहता, आज शाम बेहद खूबसूरत है, आपकी जुल्फों की तरह। ये फूल आपकी जुल्फों के नाम, ये फूल आपकी मुस्कुराहट के नाम, ये फूल आज की सुरमई शाम के नाम। पहले तो उसे लगा प्रशांत उसका मन बहलाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन एक दिन रसोई में जब वह खाना बना रही थी और रूही ट्यूशन गई थी तो प्रशांत मदद के बहाने उससे बेहद सटकर खड़ा हो गया। उसे अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसें दहकती सी लगीं। अचानक लगा उसके भीतर भी कोई आग धधक उठी है जो अभी तक राख के नीचे दबी पड़ी थी। अब समीरा के कान भी दरवाजे की घंटी की आवाज सुनने को बेचैन रहने लगे थे। ये बात तो वह भी सम्मा रही थी कि अब प्रशांत और उसके बीच की सारी दूरियां मिटने वाली हैं।
बस कब वह क्षण आएगा, उसे इसी का इंतजार था। भीतर से कहीं सवाल भी उठ रहे थे। ये तुम क्या करने जा रही हो? एक बच्ची की मां हो, क्या सीखेगी रूही तुमसे? मगर तुरंत ही वह अपने बचाव में उठ खड़ी होती कि मैं अपने तन की, मन की चाहतों को कहां दफन कर दूं? क्यों मैं अपनी ख्वाहिशों का कत्ल कर आत्महत्या करूं? और प्रशांत, वह रूही को भी तो कितना प्यार करता है, एक बाप की तरह। मैं रूही की खुशियों के लिए ये सब कर रही हूं। रूही की खुशियां, यही तर्क देकर वह सब सवालों पर पर्दा डाल देती। मगर ये सवाल हर वक्त उसे घेरे रहते। प्रशांत का फोन आया था। ओ सिम्मी, तैयार रहना, फिल्म देखने चलेंगे, नाइट शो। हाँ, रूही को पड़ोस की आंटी के पास छोड़ देना। समीरा भाभी की जगह अब वह सिम्मी हो गई थी। प्रशांत की आवाज सुनकर ही समीरा का रोम रोम उन्मादित होने लगता था, और आज तो फिल्म जाने का प्रोग्राम बन चुका था। उसने अपनी कमनीय देह पर नजर डाली कि अभी उम्र ही कितनी है मेरी, मात्र 28 साल। उसे अपने सौंदर्य पर गरूर हो आया, जैसे कभी कॉलेज के जमाने में होता था। वह सब कुछ भूल गई और भूल भी जाना चाहती थी। उसने अलमारी से शिफॉन की सुर्ख रंग की साड़ी निकाली और स्लीवलेस ब्लाउज। उसने साड़ी पहनी भी अलग अंदाज में। शिफॉन की नाभिदर्शना साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में वह कयामत ढा रही थी। दरवाजे की घंटी बजी तो उसने भागकर दरवाजा खोला। प्रशांत उसे देखता ही रह गया। दरवाजा बंद कर उसने समीरा को कसकर बांहों में भर लिया। समीरा भी उसकी मजबूत बांहों के गर्म घेरे में पिघल जाना चाहती थी। जल्दी चलो, पिक्चर का वक्त हो गया है, उसने खुद को प्रशांत की बांहों से छुड़ाते हुए कहा। रूही, रूही बेटा, उसने आवाज लगाई। बेटा, मम्मा और अंकल बाजार जा रहे हैं, आप सामने वाली आंटी के यहां रह जाना थोड़ी देर। रूही ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह समीरा को अजीब तरीके से देख रही थी आज, जैसे कि अपनी ही मां को पहचान नहीं पा रही हो। प्रशांत के लिए भी रूही की नजरों में कुछ ऐसे भाव थे कि समीरा भीतर तक हिल गई। पर्दे पर फिल्म चलती रही और उसके भीतर घमासान। प्रशांत ने कई बार उसे बाहों में भरने, उसे छूने की कोशिश की, लेकिन आज उसके भीतर कोई और ही तूफान चल रहा था। उसने प्रशांत के हाथों को आटक दिया। रात घर लौटी तो रूही सो चुकी थी। उसने प्रशांत से भीतर आने को भी नहीं कहा। वह भी समीरा का बर्ताव देखकर परेशान था। समीरा ने बगल में लेटी रूही के बालों में हाथ फिराया। उसके दिमाग का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। सवाल पर सवाल। इसमें रूही की भी तो खुशी है। उसके मन ने फिर से बचाव के लिए हथियार उठा लिया। अपनी वासना की पूर्ति को रूही की खुशी का नाम मत दो। तुम्हें क्या लगता है प्रशांत रूही को अपने बच्चे की तरह प्यार करता है? धिक्कार है तुम पर समीरा। तुम और प्रशांत अपनी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए एक नन्ही बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हो। आज तुमने देखा नहीं, रूही की आंखों में तुम्हारे और प्रशांत के लिए कैसा भाव था। एक 6 साल की बच्ची को जब रिश्ते की सच्चाई समझ आ रही है, तो क्या वह बड़ी होकर तुम्हें माफ कर पाएगी? क्या उसकी नजरों में तुम्हारा मां का दर्जा कायम रहेगा? समीरा, भोग का नाम जिंदगी नहीं है। इच्छाओं और वासनाओं में फर्क होता है। वासनाओं की पूर्ति में खुशी नहीं है। भोग कर तो धरती से न जाने कितने अरबों लोग चले गए, लेकिन इतिहास ने उन्हीं को याद रखा है जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने खुद को तपाया। तुम्हें आज भोग और त्याग के बीच में से किसी एक को चुनना होगा। समीरा, भोग रसातल है जिसकी कोई थाह नहीं है, और त्याग हिमालय की ऊंचाई है। और क्या सिखाओगे रूही को? भोग के सहारे जिंदगी काटना आसान होता है, लेकिन ऐसी जिंदगी परजीवी की जिंदगी से बदतर होती है। याद रखो, भोगने की शरीर की एक सीमा होती है, लेकिन त्याग और समर्पण की मजबूती का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये तुम्हें तय करना है, तुम अपनी बच्ची को कैसे संस्कार देना चाहती हो, भोग या त्याग। उफ, ये कैसा तूफान उठ रहा था समीरा के दिमाग में। इन्हीं सब सवालों से रात भर जू आती रही समीरा। एक पल को भी पलकें नहीं मूंद पाई। पलकें तो नहीं, लेकिन उसने जिंदगी के एक अध्याय को बंद करने का फैसला जरूर कर लिया था। अब भीतर के सारे सवाल मिट चुके थे। अगले दिन संडे था। समीरा रात भर न सोने के बावजूद खुद को तरोताजा महसूस कर रही थी। दिन भर रूही के साथ ऐसे ही निकल गया। रूही नन्ही जान रात की बात भूल चुकी थी। शाम होते ही फिर से दरवाजे की घंटी बज उठी।
उसने दरवाजा खोला और कौन होता, वह किचन में जाकर चाय का पानी चढ़ाकर ड्राइंग रूम में आ गई। प्रशांत उसके करीब जाने का मौका ढूंढ रहा था और वह ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती थी। प्रशांत बीती रात के उसके बर्ताव की वजह जानना चाहता था। उसने चाय और नाश्ता ट्रे में लगाकर टेबल पर रख दिया। खिड़की से खुला आसमान नजर आ रहा था। दूर आसमान में पंछी उड़ रहे थे। हर रोज की तरह अक्षरधाम मंदिर के पीछे सूरज डूब रहा था। मम्मा, वह आसमान में ईगल उड़ रही है ना? हाँ बेटा, समीरा ने प्यार से जवाब दिया और चाय का प्याला प्रशांत की ओर बढ़ाया। मम्मा, क्या ईगल सीढ़ी लगाकर इतने ऊंचे आसमान तक जाती है? रूही के सवाल पर प्रशांत हंस दिया। नहीं बेटा, ईगल के अपने पंख इतने मजबूत होते हैं कि उसे किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह सारे आसमान में उड़ती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने पंखों के सहारे, समीरा ने जवाब दिया। बेटा, अपने पंख मजबूत हों तो तुम कहीं तक की भी उड़ान भर सकते हो, सीढ़ी के सहारे आसमान में नहीं उड़ा जा सकता, समीरा ने खिड़की के पास खड़ी रूही के बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा और प्रशांत की ओर देखा। प्रशांत उसकी निगाहों की ताब न ला सका। आज समीरा की आंखों में एक भूख, एक लालसा, एक समर्पण की जगह गजब का आत्मविश्वास था। यह क्या हो गया था समीरा को, लेकिन कुछ कुछ उसे भी समझ आ रहा था। चाय खत्म की और प्रशांत बिना कुछ कहे उठकर चला गया। समीरा ने रूही को गले से लगाया और उसका माथा चूम लिया। मेरी रूही भी ईगल की तरह मजबूत पंखों वाली बनेगी और आसमान में उड़ेगी। हमें नहीं चाहिए सीढ़ी। मम्मा, आप इस सूट में बहुत अच्छी लग रही हो। रात वाली साड़ी आप कभी मत पहनना। मम्मा, कल रात में डर गई थी, मुझे लगा था आप मुझे छोड़कर जा रही हो। समीरा ने रूही को और कसकर गले से लगा लिया।